नमस्कार दोस्तों। कल अपने कॉलेज लेक्चरर इतिहास में इटली के एकीकरण का पहला भाग पढ़ लिया था। और आज इसी विश्व इतिहास में इटली के एकीकरण का अगला भाग अपने पढ़ना है। कल अपने बात कर रहे थे इटली के एकीकरण के सहायक तत्व और उसमें अपने बात कर ली थी आर्थिक विकास की, कार्बोनरी संस्था की, और उसके बाद अपने थोड़ी सी बात की थी मेजिनी के बारे में। मेजिनी का जन्म 1805 में हुआ था और एक पीडमांट का एक नगर जिनेवा, हालांकि पहले ये पीडमांट में शामिल नहीं था, लेकिन 1815 का जो वियना सम्मेलन हुआ था, इस वियना सम्मेलन में इस जिनेवा का विलय पीडमांट में कर दिया। जब पीडमांट में इसका विलय किया तो जिनेवा के जो लोग थे उन्होंने इस बात का विरोध किया था और विरोध स्वरूप यहाँ पर जो विद्रोह हुआ, उस विद्रोह में इस मेजिनी ने भी भाग लिया था। लेकिन इस विरोध को दबा दिया गया और मेजिनी को यहाँ से देश निकाला दे दिया गया। इसके बाद मेजिनी 1820 में सदस्य बन गया कार्बोनरी का, और कार्बोनरी के सदस्य बनने के बाद 1821 और 1830 में होने वाले विद्रोहों में भी मेजिनी ने भाग लिया था। 1830 का जो विद्रोह हुआ, इस विद्रोह में मेजिनी को गिरफ्तार कर लिया गया और इसे ऑस्ट्रिया की एक जेल है, सेवरोना जेल, या सेवरोना, ये दुर्ग में बनी हुई एक जेल थी, इस सेवरोना जेल में मेजिनी को कैद कर लिया गया। लेकिन यहाँ पर मेजिनी ने जब क्रांतिकारी विचारों की रचनाएं लिखना स्टार्ट कर दिया तो मेजिनी को इस जेल से देश निर्वासित कर दिया गया, यानी ऑस्ट्रिया से भी बाहर निकाल दिया गया। मेजिनी यहाँ से घूमता हुआ फ्रांस पहुंच गया और फ्रांस का एक नगर है मार्सेल्स नगर। इस मार्सेल्स नगर में 1831 में एक संस्था की स्थापना की जिसे कहा जाता है यंग इटली। इस यंग इटली या युवा इटली की स्थापना मेजिनी ने की थी, 1831 में की थी और फ्रांस के मार्सेल्स नगर में की थी। ये था मेजिनी का प्रारंभिक जीवन। 1805 में जिनेवा में जन्म हुआ और जिनेवा का विलय जब पीडमांट में कर दिया गया, इस विलय के विरोध में यहाँ पर जो विद्रोह हुए उसमें मेजिनी ने भी भाग लिया था। 1820 में मेजिनी कार्बोनरी का सदस्य बन गया और 1821 और 1830 के विद्रोहों में भी भाग लिया था। 1830 में इसे गिरफ्तार करके ऑस्ट्रिया की वियना जेल में भेज दिया, लेकिन वहाँ पर क्रांतिकारी विचार लिखने के कारण ऑस्ट्रिया से भी देश निर्वासित कर दिया गया। यहाँ से मेजिनी फ्रांस पहुँचा, जहाँ मार्सेल्स नगर में 1831 में यंग इटली या युवा इटली नामक एक संस्था की स्थापना की। अब बात करते हैं यंग इटली संस्था की। यंग इटली या इसी को कहा जाता है युवा इटली। स्थापना होती है 1831 में, फ्रांस में इसकी स्थापना हुई, फ्रांस के मार्सेल्स नगर में, और इसका संस्थापक था मेजिनी। इस यंग इटली का एक ध्वज भी था, झंडा, और इस ध्वज के एक और लिखा होता था एकता व स्वाधीनता। और इसी ध्वज के दूसरी ओर लिखा हुआ होता था फ्रांस की क्रांति के 3 शब्द, स्वतंत्रता, समानता और मानवता। ये था इस यंग इटली संस्था का ध्वज। इसके अलावा मेजिनी ने एक नारा भी दिया था और इस नारे में 3 शब्द थे, परमेश्वर,
जनता और इटली। मैजिनी ने ये नारा दिया था, परमेश्वर, जनता और इटली, और इसका अर्थ होता है कि परमेश्वर में विश्वास रखो, समस्त जनता एक हो जाओ और इटली को स्वतंत्र करो। ये नारा मैजिनी के द्वारा दिया गया था। मैजिनी का एक और विचार था कि अगर क्रांति को सफल बनाना है तो क्रांति का नेतृत्व नवयुवकों के हाथ में दे दो, क्योंकि उनमें असीम शक्ति छिपी हुई होती है। यह विचार मैजिनी का था, यानी जो भी क्रांतिकारी कोई विचार हो, क्रांतिकारी घटनाएं हो, उन सब क्रांतिकारी घटनाओं का नेतृत्व दे दो नवयुवकों के हाथ में। तो ये विचार भी मैजिनी का था। इसके अलावा इस यंग इटली संस्था की पुनर्स्थापना भी की गई या पुनर्गठन भी किया गया, और पुनर्गठन किया था 1839 में। और पुनर्गठन किए जाने के पीछे एक ही मुख्य उद्देश्य था कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में श्रमिकों और जनसाधारण को शामिल किया जाए। मैजिनी ने इस यंग इटली संस्था में इटली के नवयुवकों को, श्रमिकों को और जनसाधारण को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में शामिल करने के लिए 1839 में इस यंग इटली संस्था का पुनर्गठन किया। इसके अलावा इस मैजिनी ने एक पुस्तक भी लिखी थी इन श्रमिकों और जनसाधारण को प्रभावित करने के लिए, और इसकी पुस्तक का नाम था ड्यूटीज ऑफ मैन। इसके अलावा एक समाचार पत्र भी निकाला गया जिसे कहा जाता था संयुक्त इटली समाचार। तो ये जो समाचार पत्र है संयुक्त इटली, ये भी इसी मैजिनी के द्वारा या इसी यंग इटली संस्था के द्वारा निकाला गया था। यंग इटली की स्थापना 1831 फ्रांस में हुई। मैजिनी ने इसकी स्थापना की। इसका खुद का एक ध्वज था जिसके एक साइड एकता व स्वाधीनता लिखा हुआ था और दूसरी साइड स्वतंत्रता, समानता और मानवता, जो कि फ्रांसीसी क्रांति के भी शब्द थे। इस यंग इटली के संस्थापक मैजिनी ने एक नारा दिया था, परमेश्वर, जनता और इटली, जिसका अर्थ होता है परमेश्वर में विश्वास रखो, सारी जनता एक हो जाओ और इटली को स्वतंत्र करो। इसके अलावा मैजिनी के द्वारा एक समाचार पत्र भी निकाला गया जिसे संयुक्त इटली कहा जाता था। इस यंग इटली संस्था का पुनर्गठन 1839 में किया गया और इस पुनर्गठन का उद्देश्य था ज़्यादा से ज़्यादा श्रमिकों व जनसाधारण को इस यंग इटली संस्था में शामिल करना, और इन श्रमिकों और जनसाधारण को प्रभावित करने के लिए एक पुस्तक भी लिखी थी मैजिनी ने जिसका नाम था ड्यूटीज ऑफ मैन। तो ये थी यंग इटली संस्था जिसका संस्थापक मैजिनी ने किया था। अब इस मैजिनी के कुछ एक उपनाम है, जैसे इसी को कहा जाता है इटली की आत्मा, और इसी मैजिनी को कहा जाता है नवयुग का मसीहा। तो ये इस मैजिनी के दो उपनाम हैं। इसके अलावा इस मैजिनी की महानता इस बात में है कि मैजिनी सबसे पहला व्यक्ति था जिसने इस बात को समझा था कि इटली का एकीकरण पूरा हो सकता है, और सबसे पहले इटली को एक राष्ट्र के रूप में इटली कहने वाला व्यक्ति भी मैजिनी था। तो क्रांति के सहायक इटली के एकीकरण के जो सहायक तत्व है उनमें एक मैजिनी का भी नाम आता है, और मैजिनी के प्रयासों से इटली का एकीकरण पूरा हो जाता है। इसके अलावा अगर सहायक तत्वों की बात करें तो एक और तत्व है प्रारंभिक विद्रोह। अठारह सौ 20 में स्पेन में एक क्रांति हुई थी, और इस क्रांति से प्रेरणा पाकर इटली के दो प्रमुख राज्य नेपल्स और पीडमांट में भी क्रांति हो गई। यहाँ पर जनता की एक ही मांग थी कि संविधान निर्माण किया जाए या संवैधानिक संस्था की
स्थापना की जाए। जब विद्रोह बढ़ा तो इस नेपल्स का एक शासक था फर्डिनेंड। नेपल्स का शासक था फर्डिनेंड फर्स्ट, और इस फर्डिनेंड फर्स्ट ने जनता की इस मांग को स्वीकार कर लिया। हालांकि संविधान की इस मांग का सबसे ज्यादा विरोध ऑस्ट्रिया भी करेगा। दूसरी ओर पीडमांट का शासक था विक्टर एमेन्युअल फर्स्ट। और इस विक्टर एमेन्युअल फर्स्ट ने सिंहासन छोड़ दिया अपने भाई चार्ल्स फेलिक्स के नेतृत्व में। जब पीडमांट में विद्रोहियों ने संविधान की मांग की तो इस कारण विक्टर एमेन्युअल फर्स्ट ने अपना सिंहासन छोड़ दिया और अपने छोटे भाई चार्ल्स फेलिक्स को नियुक्त किया था पीडमांट का शासक। और इस चार्ल्स फर्स्ट का संरक्षक या रीजेंट बनाया गया था चार्ल्स एल्बर्ट को। और बाद में इसी चार्ल्स एल्बर्ट ने भी संविधान की इस मांग को स्वीकार कर लिया। और इस बात का सबसे ज़्यादा विरोध करेगा ऑस्ट्रिया। इसके अलावा इस विक्टर एमेन्युअल के बारे में एक और बात है कि जब पीडमांट के कुछ रिटायर्ड फौजी थे, उन्होंने ऑस्ट्रिया के विरुद्ध इस विक्टर एमेन्युअल से सहयोग मांगा, तो इस विक्टर एमेन्युअल ने इन फौजी अफसरों को कोई सहयोग नहीं दिया। जब चार्ल्स एल्बर्ट ने संविधान की इस मांग को स्वीकार कर लिया तो इसका विरोध किया ऑस्ट्रिया ने। और ऑस्ट्रिया का पीएम था मेटरनिक। इसके अलावा अगर और क्रांतियों की बात करें तो एक देश था बेल्जियम और एक देश था फ्रांस। बेल्जियम और फ्रांस में क्रांति हो गई और इसी क्रांति से प्रेरणा लेकर 1830 में मध्य इटली में विद्रोह हो गया। और मध्य इटली के प्रमुख राज्यों की बात करें तो पर्मा है, मेडोना है और टस्कनी। यहाँ पर जब विद्रोह हुआ तो यहाँ के शासकों को शासक पद से हटा दिया गया और इन्हें यहाँ से निकाल दिया गया। लेकिन विद्रोहियों को इस फ्रांस से कोई सहायता नहीं मिली, और जब सहायता नहीं मिली तो इस विद्रोह का दमन ऑस्ट्रिया के द्वारा कर दिया गया। लेकिन फिर भी इन प्रारंभिक विद्रोहों के कारण इटली के एकीकरण को कुछ ना कुछ सहयोग जरूर मिला। इटली की जनता में राष्ट्रवाद का प्रचार प्रसार हुआ। तो एक मुख्य कारण प्रारंभिक विद्रोह भी है इटली के एकीकरण में। इसके बाद एक और कारण आता है जिसे कहा जाता है नियो गुल्फ आंदोलन। हालांकि इतना डीपली जानने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी कॉलेज लेक्चरर के हिसाब से अपने को इतना डीपली भी पढ़ना पड़ेगा। नियो गुल्फ आंदोलन के प्रणेता की बात करें यानी इसके संचालक की बात करें तो उसका नाम था जियोबर्टी। और इसके बारे में अपने पहले भी पढ़ के आए हैं कि जियोबर्टी इटली का एकीकरण पोप के नेतृत्व में करना चाहता था। इस नव नियो गुल्फ आंदोलन के जो सदस्य थे, जो इसके समर्थक थे, वो सारे के सारे चाहते थे कि पोप के नेतृत्व में इटली का एकीकरण हो। इटली के समस्त राज्यों का एक संघ बना दिया जाए और इस संघ का जो नेता है वो पोप को बना दिया जाए। और पोप की सहायता के लिए इन राज्यों के संघ से एक समिति भी बना दी जाए जिसमें मुख्य राजा शामिल हो, जो कि कार्य संचालन करेगी। इस समय अगर पोप की बात करें तो यहाँ पर पोप था पोप ग्रेगरी
पोप पायस नवम। इस समय पोप का नाम था पोप पायस नवम। पोप पायस नवम भी एक उदारवादी पोप था और जनता के साथ इसकी सहानुभूति थी। इसके अलावा पोप पायस नवम ने अपने राज्य में से, यानी पोप का जो अलग राज्य था, वहाँ से अनेक राजनीतिक बंदियों को छोड़ दिया था और जनता के साथ सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार किया था। इसके अलावा पोप पायस नवम ने अपने प्रशासन में कुछ सुधार भी किए थे, यानी कहने की दृष्टि से कि पोप इस समय जो पायस नवम था वो जनता में लोकप्रिय हो रहा था। अब जब इस पोप पायस नवम ने उदारवादी नीति अपनाई तो इस नीति का विरोध किया ऑस्ट्रिया ने, और ऑस्ट्रिया की सेना ने पोप के नगर के एक क्षेत्र फेरारा पर अधिकार कर लिया। क्षेत्र था फेरारा। लेकिन यहाँ पर रोमन कैथोलिक जनता के विरोध के कारण इस फेरारा नगर को छोड़ना पड़ा और मेटरनी की ये पहली राजनीतिक हार थी। तो इटली के एकीकरण के सहायक तत्वों में पोप पायस नवम और नियो गुल्फ आंदोलन का भी बहुत बड़ा प्रभाव होता है। लेकिन इस पोप पायस नवम को जब जनता ने कहा कि ऑस्ट्रिया के साथ युद्ध करने की आवश्यकता है, क्योंकि ऑस्ट्रिया ने फेरारा नगर पर अधिकार कर लिया था, तब इस पोप पायस नवम ने ऑस्ट्रिया के साथ युद्ध करने की मनाही कर दी और इस वजह से इसकी जो राजनीतिक या उदारवादी सहानुभूति थी जनता के साथ, जनता को वो खो दी गई। लेकिन फिर भी पोप पायस नवम और इस आंदोलन के कारण भी इटली के एकीकरण को कुछ ना कुछ सहयोग जरूर मिला। इसके बाद दो और प्रमुख सहयोगी, एक तो विक्टर एमेनुअल तृतीय और एक कावूर, इन दोनों की अपनी बात करते हैं। विक्टर एमेनुअल तृतीय की अगर बात करें उससे पहले थोड़ा सा इस पीडमांट के इतिहास में भी जाने की आवश्यकता है। अपने पढ़ा था चार्ल्स एल्बर्ट के बारे में, और चार्ल्स एल्बर्ट ने यहाँ पर जनता की जो मांग थी, यानी संविधान की मांग स्वीकार कर ली। चार्ल्स एल्बर्ट के द्वारा संविधान की मांग स्वीकार कर ली गई। और दूसरी ओर इस समय एक व्यक्ति था कावूर, और कावूर ने एक समाचार पत्र प्रकाशित किया था जिसे कहा जाता था एल रिसार्जिमेंटो। और उस समय स्थिति थोड़ी गंभीर बनी हुई थी। जब चार्ल्स एल्बर्ट ने संविधान की मांग स्वीकार कर ली तो इस बात का सबसे ज़्यादा विरोध किया था ऑस्ट्रिया ने, और ऑस्ट्रिया ने इस चार्ल्स एल्बर्ट पर दबाव भी डाला था कि संविधान की जो मांग स्वीकार की गई है उस मांग को अस्वीकार किया जाए या इस मांग को रद्द किया जाए। जब चार्ल्स एल्बर्ट ने ऑस्ट्रिया के इस दबाव के आगे झुकने से इनकार कर दिया और ये मांग रद्द नहीं की तो उस समय स्थिति कुछ गंभीर बनी हुई थी और चारों तरफ ऑस्ट्रिया का विरोध हो रहा था। पूरी इटली की जनता ऑस्ट्रिया के साथ युद्ध करने के लिए तैयार थी और इन्हीं परिस्थितियों में कावूर ने अपने समाचार पत्र एल रिसार्जिमेंटो में एक लेख भी प्रकाशित कर दिया और उसमें लिखा हुआ था कि सरकार व राष्ट्र का एक ही कर्तव्य है और वो कर्तव्य है कि ऑस्ट्रिया के साथ युद्ध किया जाए। ये बात कावूर ने अपने समाचार पत्र एल रिसार्जिमेंटो में लिखी थी कि सरकार व राष्ट्र का अब एक ही कर्तव्य है कि ऑस्ट्रिया के साथ युद्ध किया जाए।
और क्योंकि काबूर को यह भी आभास था कि अगर इटली का एकीकरण हो सकता है तो वो केवल और केवल पीडमांट सार्डिनिया के नेतृत्व में भी हो सकता है। इस लेख को चार्ल्स एल्बर्ट ने पढ़ा और जनता का सहयोग प्राप्त करने की आकांक्षा या खुद को लोकप्रिय साबित करने की जो भी इच्छा थी, उसके अनुसार इस चार्ल्स एल्बर्ट ने युद्ध की घोषणा कर दी ऑस्ट्रिया के विरुद्ध। और यह युद्ध की घोषणा की गई थी 23 मार्च 1848 में। चार्ल्स एल्बर्ट ने ऑस्ट्रिया के विरुद्ध 23 मार्च 1848 को युद्ध की, लेकिन इस युद्ध में सार्डिनिया की सेना को अनेक जगह पर हार का सामना करना पड़ा। सार्डिनिया की सेना को अनेक जगह पर जब हार का सामना करना पड़ा तो मध्यम वर्गीय जो राजतंत्रवादी थे उन सभी ने इस चार्ल्स एल्बर्ट के विरुद्ध विद्रोह कर दिया। यानी एक इस चार्ल्स एल्बर्ट की असफलता के बारे में जो अपने विचार है वो व्यक्त करने शुरू कर दिए। यानी ऑस्ट्रिया से सार्डिनिया की हार का प्रमुख जिम्मेदार इस चार्ल्स एल्बर्ट को ही माना गया। और जब चार्ल्स एल्बर्ट को माना गया तो एक इटली में इस समय एक तो थे राजतंत्रवादी और ये राजतंत्रवादी इस हार का समस्त दायित्व दे रहे थे चार्ल्स एल्बर्ट को। दूसरी ओर इटली में जो संघर्ष हो रहा था या इटली में जो विद्रोह हो रहे थे, जो राष्ट्रीय आंदोलन हो रहे थे, उन आंदोलन का नेतृत्व आ गया था उग्र राष्ट्रवादियों के पास। उग्र राष्ट्रवादी या उग्र गणतंत्रवादियों के पास इस समय ये इटली के विद्रोह का नेतृत्व आ गया था और इसका जो प्रमुख नेता था वो था मेजिनी। कहने का मतलब है कि ऑस्ट्रिया से जब सार्डिनिया की बार बार हार होने लगी तो इटली में भी दो प्रकार के दल बन चुके थे। एक दल था उदार राजतंत्रवादी जो हमेशा से इस राजतंत्र का समर्थन कर रहे थे, और दूसरा एक दल बन गया था उग्र राष्ट्रवादी, और यही दल उग्र गणतंत्रवादी के नाम से भी जाना जाता है। उग्र गणतंत्रवादियों का नेता था मेजिनी जो पूरे इटली में गणतंत्र की स्थापना करना चाहता था। और इसी कारण इटली में एक और जहां विदेशों के साथ युद्ध हो रहा है, ऑस्ट्रिया से हार हो रही है, वहीं उग्र गणतंत्रवादी लोग भी अपनी कार्यवाही करेंगे। और इसी चक्कर में इस मेजिनी ने अधिकार कर लिया रोम पर। जब ऑस्ट्रिया के साथ सार्डिनिया पीडमांट का युद्ध चल रहा था उसी समय फरवरी 1849 में मेजिनी ने अपनी सेना के साथ रोम पर अधिकार कर लिया और इस रोम में गणतंत्र की स्थापना भी कर दी। और दूसरी ओर यहाँ पर युद्ध चल रहा है। कहने का मतलब है कि चार्ल्स एल्बर्ट ने ऑस्ट्रिया के साथ युद्ध किया लेकिन युद्ध में हार हो गई। जिस तरह एक तरफ युद्ध चल रहा था वहीं दूसरी ओर इस समय इटली में जो आंदोलन हो रहे थे, इटली के एकीकरण के लिए जो राष्ट्रीय आंदोलन हो रहे थे, उनका नेतृत्व उग्र गणतंत्रवादी कर रहे थे। और उस उग्र गणतंत्रवादियों का नेता था मेजिनी। और मेजिनी ने फरवरी 1849 में इस रोम नगर पर अधिकार कर लिया, फरवरी 1849 में, और इस रोम में गणतंत्र की भी स्थापना कर दी। जब इतना कुछ हो गया, एक बार ऑस्ट्रिया से हार भी हो गई, तो चार्ल्स एल्बर्ट ने एक बार फिर ऑस्ट्रिया के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी। और इस बार युद्ध की घोषणा के बाद एक युद्ध हुआ 23 मार्च 1849 को, और इस युद्ध को कहा जाता है नोवारा का युद्ध। और इस नोवारा के युद्ध में सार्डिनिया की निर्णायक रूप से पराजय हुई। जब निर्णायक रूप से पराजय हो गई तो इस पराजय का जिम्मेदार माना गया चार्ल्स एल्बर्ट को, और चार्ल्स एल्बर्ट ने सिंहासन छोड़ दिया। और इसके बाद इस पीडमांट का शासक बन गया विक्टर एमेनुअल III, जिसके बारे में अपने को बात करनी है। ये जितने भी कथा है ये विक्टर एमेनुअल से पहले की है।
एक बार और रिपीट कर देता हूँ। विक्टर एमेन्युअल थर्ड की अपने बात करेंगे जब इटली का एकीकरण होगा, लेकिन इससे पहले जो शासक था वो था चार्ल्स एल्बर्ट, और ये चार्ल्स एल्बर्ट चार्ल्स फेलिक्स का संरक्षक था, और चार्ल्स फेलिक्स से पहले विक्टर एमेन्युअल फर्स्ट शासक था। चार्ल्स एल्बर्ट ने जनता की जो संविधान की मांग थी उसे स्वीकार कर लिया, और इस मांग को स्वीकार करने के कारण ऑस्ट्रिया नाराज हुआ और ऑस्ट्रिया ने इस मांग को रद्द करने का भी दबाव डाला। लेकिन इस समय पूरी इटली में ऑस्ट्रिया का विरोध हो रहा था, और इसी विरोध के चक्कर में इस चार्ल्स एल्बर्ट ने ऑस्ट्रिया के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी 23 मार्च 1848 को, और इसके बाद अनेक स्थानों पर सार्डिनिया की हार होती है। दूसरी ओर इटली में जो राष्ट्रीय आंदोलन हो रहे थे उनका नेतृत्व आ गया उग्र गणतंत्रवादियों के पास, और इसका नेता था मेजिनी। मेजिनी ने फरवरी 1849 में रोम नगर पर अधिकार कर लिया। दूसरी ओर चार्ल्स एल्बर्ट ने एक बार फिर ऑस्ट्रिया के विरुद्ध युद्ध की घोषणा की, लेकिन 23 मार्च 1849 को नोवारा के युद्ध में ऑस्ट्रिया ने निर्णायक रूप से सार्डिनिया को हरा दिया, और इस घटना के बाद चार्ल्स एल्बर्ट ने पीडमांट सार्डिनिया का सिंहासन छोड़ दिया, और अब सार्डिनिया पीडमांट का शासक बन गया विक्टर एमेन्युअल थर्ड, जिसके बारे में अपने को पढ़ना है। तो ये थी विक्टर एमेन्युअल से पहले की समस्त घटना, जिसमें ऑस्ट्रिया के साथ युद्ध हो चुका है, लेकिन इस युद्ध में सार्डिनिया की हार हो गई। विक्टर एमेन्युअल की बात करें तो ये एक सच्चा व्यक्ति, वीर सैनिक था और एक देशभक्त व्यक्ति था। जनता में ये पूरी तरह से लोकप्रिय था, इसीलिए जनता इसे ईमानदार राजा भी कहती थी। जब ये शासक बना उस समय ऑस्ट्रिया के साथ सार्डिनिया पीडमांट का संघर्ष चल रहा था, और इसी संघर्ष के बाद ऑस्ट्रिया के साथ विक्टर एमेन्युअल ने एक संधि भी कर ली। लेकिन ऑस्ट्रिया ने इस विक्टर एमेन्युअल जो थर्ड था इस पर भी संविधान की मांग को रद्द करने का दबाव डाला, लेकिन विक्टर एमेन्युअल थर्ड ने भी इस संविधान के निर्माण की जो रद्द करने का दबाव था इसको मानने से इनकार कर दिया, और इसने स्पष्ट कह दिया कि जैसा संविधान उसके पूर्वजों ने लागू किया था वही संविधान बन के रहेगा। इसके बाद इस विक्टर एमेन्युअल थर्ड की एक विशेषता थी कि इसमें प्रत्येक व्यक्ति की पहचान करने की एक असीम शक्ति थी, और इसी चक्कर में इसको एक महान व्यक्ति मिला और उसे अपना प्रधानमंत्री बनाया, जिसका नाम था कावूर। और विक्टर एमेन्युअल थर्ड की प्रत्येक सफलता में इस कावूर का हाथ था। तो विक्टर एमेन्युअल थर्ड के बारे में इतना ही कुछ है कि ये एक सच्चा और वीर सैनिक था, और जनता में लोकप्रिय होने के कारण इसे ईमानदार राजा भी कहा जाता था। ऑस्ट्रिया के साथ संघर्ष उस समय चालू था, और इस संघर्ष को बंद करने के लिए ऑस्ट्रिया के साथ संधि भी की, लेकिन इस संधि के बाद भी संविधान की मांग को रद्द नहीं किया गया, और इसी विक्टर थर्ड की स्पष्ट सभी जो सफलताएं हैं उसका प्रमुख श्रेय इस प्रधानमंत्री कावूर को दिया जाता है। इसलिए अपने बात करते हैं अब कावूर के बारे में। कावूर का पूरा नाम था काउंट डी कावूर। कावूर का जन्म 1810 में ट्यूरिन में हुआ था। और कावूर की बात करें तो ये पहले सेना में भी भर्ती हुआ था। सेना में इंजीनियर पद इस कावूर ने संभाला था, लेकिन बाद में कुछ कारणों की वजह से 1841 में
कावूर ने सेना के इस पद से त्यागपत्र दे दिया और इसके बाद कुछ सालों तक स्वतंत्र कृषक के रूप में रहा था। खेतीबाड़ी करने का इसने काम किया था। और इस दौरान कावूर ने विदेशों की यात्रा की थी, जिसमें फ्रांस है, इंग्लैंड है, यहाँ की प्रमुख यात्राएं इसके द्वारा की गई थी। जब ये इंग्लैंड गया था तो इंग्लैंड में इस समय संसदीय प्रणाली प्रचलित थी। और इसे इंग्लैंड की इस संसदीय प्रणाली पर गहरा विश्वास भी हो गया और इसकी ये मान्यता थी कि यही संसदीय प्रणाली अपने इटली में स्थापित की जाए। कावूर ने एक पत्र भी लिखा था, जिसके बारे में अपने पहले भी बात करके आ चुके हैं। कावूर ने एक समाचार पत्र भी निकाला था जिसका नाम था एल रिसार्जिमेंटो। ये कुछ एक अपने को पत्र याद रखने पड़ेंगे। जैसे अब तक बात करें तो अपने पढ़ चुके हैं संयुक्त इटली, ये निकाला था मेजिनी ने। एल रिसार्जिमेंटो ये निकाला था कावूर ने। तो ये कुछ पत्र हैं जिनके बारे में अपने को देखना पड़ेगा। इस एल रिसार्जिमेंटो पत्र में कावूर ने इटली के एकीकरण की बात की थी और इसका ये विचार था कि इटली का अगर एकीकरण होता है तो वो केवल सार्डिनिया पिएडमॉन्ट के नेतृत्व में ही हो सकता है। इसके बाद 1848 में ये कावूर सार्डिनिया पिएडमॉन्ट की प्रथम संसद का सदस्य बन गया। सार्डिनिया पिएडमॉन्ट की जो संसद थी उस संसद का सदस्य बन गया। और इसके बाद 1850 में इसे मंत्री का पद भी दिया गया और ये बन गया था उद्योग व वित्त मंत्री। और इसके बाद चलते चलते इस कावूर को बना लिया था विक्टर एमेन्युअल ने अपना प्रधानमंत्री। कावूर एक बात अच्छी तरह से जानता था कि अगर इटली का एकीकरण करना है तो उसके लिए विदेशी शक्तियों को बाहर निकालना पड़ेगा और विदेशी शक्तियों को बाहर निकालने के लिए विदेशी शक्ति की सहायता की भी आवश्यकता पड़ेगी। यानी मुख्य तरह से बात करें तो कावूर को यह अच्छी तरह से पता था कि जब तक ऑस्ट्रिया को इटली से बाहर नहीं निकाला जाएगा तब तक इटली का एकीकरण नहीं हो सकता और ऑस्ट्रिया को बाहर निकालने के लिए किसी विदेशी शक्ति की सहायता की भी ज़रूरत पड़ेगी। और इस समय देखा जाए तो या तो इंग्लैंड सहायता कर सकता है या फिर फ्रांस सहायता कर सकता है। और इसी विदेश नीति के तहत कावूर की ये एक दृढ़ इच्छा होगी फ्रांस से सहायता प्राप्त करने की, क्योंकि फ्रांस हमेशा से ऑस्ट्रिया के साथ लड़ता रहा है और आगे भी उसके ऑस्ट्रिया के साथ वो युद्ध करने के लिए तैयार है। इसीलिए कावूर ने ऑस्ट्रिया को बाहर निकालने के लिए इस फ्रांस से सहायता मांगने की सोची थी। कावूर के बारे में ये इतनी मुख्य बातें हैं। एक तो इसका जन्म होता है 1810 में ट्यूरिन में। ये इंग्लैंड और फ्रांस की यात्रा पर भी गया और इंग्लैंड की संसदीय प्रणाली पर इसे गहरा विश्वास था। इससे पहले ये सेना में इंजीनियर भी था, लेकिन 1841 में इंजीनियर पद से इस्तीफा दे दिया क्योंकि इसका दृष्टिकोण थोड़ा अलग था। 1848 में सार्डिनिया पिएडमॉन्ट की प्रथम संसद का सदस्य भी चुना गया और 1850 में इसे वित्त और उद्योग मंत्री यानी मंत्रिमंडल में शामिल कर लिया गया और बाद में इसे विक्टर एमेन्युअल ने अपना प्रधानमंत्री भी बना लिया था। तो ये था काउंट डी कावूर का प्रारंभिक जीवन। और इसके बाद ज़्यादा समय न लेते हुए अपने सीधे चलते हैं इटली के एकीकरण पर। इटली का एकीकरण कोई प्रत्यक्ष रूप से केवल एक ही चरण में नहीं हुआ था, बल्कि इसके अनेक चरण थे। अनेक चरणों में कुछ कुछ भाग प्राप्त करते हुए इटली का एकीकरण होता है। और इटली के एकीकरण के अगर प्रथम चरण की बात करें तो इसकी कुछ प्रमुख विशेषताएं भी हैं। बात करते हैं इटली के एकीकरण का प्रथम चरण। प्रथम चरण में
विशेष रूप से देखें तो नेपोलियन के साथ एक समझौता होता है काबूल का। इस समय फ्रांस का शासक था नेपोलियन, और इसके बाद समझौते के बाद ऑस्ट्रिया के साथ युद्ध होता है और इस युद्ध में लोम्बार्डी की प्राप्ति होती है। यानी शॉर्ट रूप में देखें तो इटली के एकीकरण का जो प्रथम चरण है उसमें लोम्बार्डी की प्राप्ति होती है। इसके अलावा अनेक युद्ध भी होते हैं, अनेक छोटी बड़ी संधियां भी होती है, लेकिन मुख्य रूप से इस प्रथम चरण की घटना की बात करें तो फ्रांस के शासक के साथ, यानी फ्रांस का शासक था नेपोलियन, और नेपोलियन के साथ काबूल की एक संधि होती है, एक समझौता होता है, और इसे कहा जाता है प्लोम्बियस समझौता। और ये प्लोम्बियस समझौता होता है 28 जुलाई 1858 को। लेकिन इस प्लोम्बियस समझौते से पहले भी कुछ एक घटनाएं ऐसी हो गई जिससे एक बार ये लग रहा था भी नेपोलियन कभी काबूल का सहयोग नहीं करेगा, और वो घटना थी आर्सनी कांड। और कई बार छोटे बड़े एग्जाम में सीधा सा प्रश्न पूछ लिया जाता है आर्सनी कांड का संबंध किससे है। तो आर्सनी कांड इटली के एकीकरण के प्रथम चरण से संबंधित है। आर्सनी की बात करें तो ये मेजिनी का शिष्य था, और मेजिनी का शिष्य था तो जाहिर सी बात है कि ये गणतंत्रवादी भी था। बात है 14 जनवरी 1858 की, और 14 जनवरी 1858 को इस आर्सनी ने नेपोलियन थर्ड पर बम फेंक दिया था। ध्यान रखना ये नेपोलियन थर्ड है भी। आर्सनी नामक एक व्यक्ति ने नेपोलियन थर्ड पर बम फेंक दिया था। हालांकि इस बमबारी घटना में नेपोलियन को कोई चोटें नहीं आई और ना ही नेपोलियन का कोई नुकसान नहीं हुआ, लेकिन फिर भी इस नेपोलियन के कुछ अंगरक्षक मारे गए। और जब ये घटना होगी और आर्सनी को पकड़ लिया गया, पकड़ने के बाद जब पता चला कि आर्सनी सार्डिनिया पीडमांट का रहने वाला है, तो जाहिर सी बात है कि दोनों देशों में अनबन जरूर होगी। और उसके बाद कुछ दिनों तक पेरिस और ट्यूरिन में अनबन स्थापित हुई। दूसरी ओर काबूल को इस बात से गहरा धक्का लगा, क्योंकि जहां एक और वो नेपोलियन से संधि करने का इच्छुक है, नेपोलियन से सहायता लेने का इच्छुक है, वहीं दूसरी ओर इसी नेपोलियन पर उसी के देश के एक व्यक्ति ने बम फेंक दिया। तो जाहिर सी बात है कि इस घटना से नेपोलियन नाराज़ होगा, और अगर नाराज़ हुआ तो सार्डिनिया पीडमांट को सहायता मिलने की कोई गुंजाइश नहीं है। हालांकि बाद में इस आर्सनी ने नेपोलियन थर्ड को एक जेल से पत्र भी लिखा था, और उस पत्र में यह लिखा हुआ था कि वो सार्डिनिया पीडमांट को यानी इटली को स्वतंत्र करने में इटली को सहायता प्रदान करे। और इस घटना से, इस पत्र से नेपोलियन के व्यवहार में थोड़ा परिवर्तन आया। और दूसरी ओर काबूल ने भी नेपोलियन की इच्छा अनुसार अपने जो सार्डिनिया पीडमांट राज्य था वहाँ पर समाचार पत्रों पर प्रतिबंध भी लगाए, ताकि दोनों देशों के बीच इस घटना को लेकर ज़्यादा मतभेद ना फैले। और आर्सनी के इस कार्य की भी आलोचना की। कुछ समय बाद जब स्थिति थोड़ी सामान्य हो गई तो नेपोलियन प्लोम्बियस नामक स्थान पर आया था कुछ समय बिताने के लिए, क्योंकि इसका स्वास्थ्य थोड़ा खराब था। और प्लोम्बियस में यहाँ पर एक घना जंगल था, और इस जंगल में स्वास्थ्य लाभ के लिए नेपोलियन आया था। और इसी प्लोम्बियस नामक स्थान पर बुला लिया काबूल को, और इसके बाद काबूल में और नेपोलियन थर्ड में एक समझौता हो गया जिसे कहा जाता है प्लोम्बियस समझौता। और ये हुआ था 28 जुलाई 1858 को। और इटली के एकीकरण के प्रथम चरण की बात करें या इटली के संपूर्ण एकीकरण की बात करें तो इस प्लोम्बियस समझौते के कारण इटली को सबसे बड़ा फायदा हुआ था। और क्या फ़ायदा हुआ था, इस समझौते की क्या धाराएं थी, वो भी समझ लेते हैं। तो एक तो ध्यान रखना आर्सनी कांड, और यह कब हुआ था, 14 जनवरी 1858 को।
बात करते हैं प्लम्बियर्स समझौते की। एक मिनट, थोड़ा पानी पी लेता हूँ भी। प्लम्बियर्स समझौता ये हुआ था 28 जुलाई 1858 को। दोबारा लिख देता हूँ किन किन के बीच हुआ था। तो एक तो था फ्रांस, और फ्रांस का शासक था नेपोलियन तृतीय या नेपोलियन थर्ड। और दूसरी ओर था काबूर, और काबूर था सार्डिनिया पीडमांट के राज्य से। दोनों के मध्य एक समझौता हुआ जिसकी प्रमुख शर्तें इस प्रकार है। पहली शर्त, काबूर को यह अच्छी तरह से पता था कि अगर इटली के एकीकरण की ओर कदम बढ़ाया जाए तो सबसे पहले ऑस्ट्रिया के साथ युद्ध होना स्वाभाविक है। इसीलिए जब भी सार्डिनिया और ऑस्ट्रिया के बीच कोई युद्ध होगा तो इस युद्ध में फ्रांस 2 लाख की सैन्य सहायता या सैनिक सहायता देगा। किसको देगा? सार्डिनिया को। ये इस समझौते की पहली शर्त थी कि जब भी सार्डिनिया और ऑस्ट्रिया में कोई युद्ध होगा, इस युद्ध में फ्रांस 2 लाख की सैनिक सहायता देगा। दूसरी शर्त, जब फ्रांस 2 लाख की सैनिक सहायता देगा तो जाहिर सी बात है कि ऑस्ट्रिया की हार होगी, और ऑस्ट्रिया की हार होगी तो इसमें फ्रांस को भी फायदा होना चाहिए। इसलिए फ्रांस को 2 क्षेत्र दिए जाएंगे, एक तो सेवाए और एक नीस का क्षेत्र। यानी इस सहायता के बदले इटली का जो सेवाई क्षेत्र है, जिसे 1815 के वियना सम्मेलन में सार्डिनिया में शामिल कर दिया गया था या पीडमांट में शामिल कर दिया गया था, इस सेवाई क्षेत्र को और इसके साथ नीस क्षेत्र, ये दोनों के दोनों फ्रांस को दे दिए जाएंगे। प्लम्बियर समझौते की तीसरी शर्त, ऑस्ट्रिया को हराने के बाद लोम्बार्डी, इसके साथ वेनेशिया और अन्य जो भी आस पड़ोस के क्षेत्र हैं, इनका विलय सार्डिनिया में किया जाएगा। यानी ऑस्ट्रिया को हराने के बाद लोम्बार्डी, वेनेशिया को सार्डिनिया में शामिल किया जाएगा। और इसकी चौथी शर्त थी, एक क्षेत्र था नेपल्स, सॉरी नेपल्स नहीं भी, हाँ नेपल्स है, इसके अलावा सिसली है, और इसके अलावा पोप का क्षेत्र। इन सभी क्षेत्रों की जो स्थिति है वो पूर्ववत रहेगी। यानी ऑस्ट्रिया के साथ युद्ध में जीतने के बाद जब सार्डिनिया को लोम्बार्डी और वेनेशिया मिल जाएगा तो वो इन राज्यों में कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा। एक तो नेपल्स है, एक सिसली है, क्योंकि यहाँ पर तो वियना सम्मेलन के अनुसार बुर्बो वंश का शासन स्थापित था। तो इस नेपल्स, सिसली और एक पोप के राज्य में सार्डिनिया कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा। इनकी स्थिति जैसी पड़ी है वैसी ही रहेगी। इसके बाद 5वीं जो महत्वपूर्ण संधि थी वो थी, एक तो अम्ब्रिया और इसके साथ टस्कनी। इन दोनों का एक अलग राज्य बनाया जाएगा और इस राज्य का शासक नियुक्त किया जाएगा इस नेपोलियन थर्ड के चचेरे भाई जेरोम बोनापार्ट को। यानी इन 2 क्षेत्र जो कि अम्ब्रिया और टस्कनी राज्य है, इसका शासक जेरोम बोनापार्ट को बनाया जाएगा, जो कि इस नेपोलियन तृतीय का चचेरा भाई है।
और इसके अलावा इस पूरे के पूरे समझौते को मजबूती देने के लिए एक और काम किया गया। इसकी छठी और अंतिम शर्त थी, सार्डिनिया पीडमंट का शासक था विक्टर एमेन्युअल थर्ड, और इस विक्टर एमेन्युअल थर्ड की एक पुत्री थी जिसका नाम था क्लेथिडे, और इस क्लेथिडे का विवाह किया जाएगा जेरोम बोनापार्ट के साथ। यानी इस दोस्ती को रिश्तेदारी में बदल दी गई। कोलंबियर समझौते की ये कुछ प्रमुख शर्तें थी। पहली शर्त थी, सार्डिनिया और ऑस्ट्रिया का जब युद्ध होगा, इस युद्ध में फ्रांस 2 लाख की सैनिक सहायता देगा। दूसरी शर्त थी, फ्रांस को नीस और सेवाई का क्षेत्र दे दिया जाएगा। तीसरी शर्त थी, लोम्बार्डी और वेनेशिया का विलय सार्डिनिया में कर दिया जाएगा। चौथी शर्त थी, नेपल्स, सिसिली और पोप के राज्य की जो स्थिति थी वो जैसे पहले बनी हुई है वैसे ही रहेगी, उसमें सार्डिनिया कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा। पांचवी, आम्ब्रिया और टस्कनी का एक अलग राज्य बनाया जाएगा और इस राज्य पर जेरोम बोनापार्ट को शासक बनाया जाएगा, क्योंकि इस टस्कनी है, परमा है, मेडोना है, इन राज्यों पर ऑस्ट्रिया का अधिकार है। तो जब ऑस्ट्रिया की यहाँ पर हार हो जाएगी तो इस टस्कनी और इसके पास में एक और छोटा सा राज्य था आम्ब्रिया, यहाँ पर जेरोम बोनापार्ट शासक बनेगा। और सबसे अंतिम और महत्वपूर्ण शर्त, विक्टर एमेन्युअल थर्ड की पुत्री क्लेथिडे का विवाह इसी जेरोम बोनापार्ट के साथ कर दिया जाएगा। और इस प्रकार दोनों देशों में एक संधि हो गई जिसे कहा जाता है कोलंबियर्स समझौता। और इसके बाद शुरू होता है ऑस्ट्रिया के साथ युद्ध, और वो अपने करेंगे नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।